स्वागत है सर। डॉक्टर अतुल शर्मा हैं हमारे साथ में। पिछला इंटरव्यू आप देख चुके हैं। एक नई सीरीज हम इसमें लेकर के आए हैं। इसका दूसरा भाग हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। और जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा हमारे मध्य में है। ये बहुत गौरव की और सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। शायद ये मैं कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम लोग जिन्होंने बचपन से, जन्म से लेकर के और अब तक के जो सफ़र किया है, अपना जीवन पूर्ण किया है, उसमें हमने कंप्लीट डॉक्टर अतुल शर्मा को पढ़ा है, उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के, जहाँ तक मुझे स्मृति है, जहाँ तक मुझे याद रहती है। और ये डॉक्टर अतुल शर्मा का बड़प्पन है कि आज मैं उनके सामने बैठा हूँ और हम लोग इंटरव्यू कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। और नई पीढ़ी बहुत कुछ आपसे सीखने जा रही है और आगे भी सीखती रहेगी। आप हम सभी की प्रेरणा है। इसी के साथ में मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो रंगमंच, कविता, रंगमंच और फिल्म, इन विधाओं में आपको क्या प्रिय है? मुझे तीनों विधाएं प्रिय हैं जी। और सबसे पहले कविता है। कविता को हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? कविता को हम संस्कृत साहित्य से शुरू कर सकते हैं, हम कालिदास से शुरू कर सकते हैं, मेघदूत से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य की बात करें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, एक लंबा समय है। उसके बाद हम दिनकर को याद करते हैं, हम प्रसाद को याद करते हैं, सुमित्रानंद पंत हो गए। हाँ जी। महादेव वर्मा को याद करते हैं, श्री राम शर्मा प्रेम को याद करते हैं, उसी धारा के प्रमुख कवि हैं। हाँ जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम निराला को याद करते हैं जी। निराला वो सारी जो चीज़ें हैं वो तोड़कर एक नई दुनिया गढ़ने की बात करते हैं। उसके बाद लंबी सूची होती है। उसके बाद मुक्ति बोध आते हैं, उसके बाद धूमिल आते हैं, उसके बाद वीरेंद्र मिश्र आते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और नई पीढ़ी में विवेक डोभाल आते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जब तक नई पीढ़ी से नहीं सीखेंगे, बहुत सारा संसार उनके पास ऐसा है जिससे हमें सीखना चाहिए और जो अनुभव है उनको देना चाहिए। कविता को लेकर हिंदी भाषी कवियों की हम बात कर सकते हैं और विदेशों के कवियों की बात कर सकते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के बेंजामिन मोलायसे की बात कर सकते हैं, हम बर्मा की आंग सान सूची की बात कर सकते हैं और पैब्लो नेरुदा की बात कर सकते हैं। एक लंबी सूची हो सकती है। इस सब को पढ़ा जाना चाहिए, इनको समाज पढ़ा है। उसके बाद हम ये कविता की बात हुई, जो गद्य की अलग बात होती है जी, वो फिर कभी करेंगे जी। जब हम चित्रकला में आते हैं तो चित्रकला में इधर के जो लोग हैं जिसको हम सुररियलिज्म कहते हैं, उसको हम उत्तर आधुनिक काल कहते हैं। हाँ, उत्तर आधुनिक काल। हाँ, वो उसमें और रियलिज्म की जब बात हम करते हैं तो हम सबसे पहले पिकासो की बात करते हैं जी, हम वैन गॉग की बात करते हैं, हम डाली की बात करते हैं। और जब भारतीय उसमें आते हैं, परिवेश में आते हैं, तो हम स्वामीनाथन की बात करते हैं, हम जतिन दास की बात करते हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनसे होकर गुजरना होता है। जब तक हम इसको लेकर नहीं गुजरेंगे तो हम ना तो जीवन में कुछ पा सकेंगे, ना विधाओं को हम कुछ दे पाएंगे। इसके बाद फिल्म आती है हमारे। फिल्म में जब हम भारतीय फिल्म की बात करते हैं तो हमारे सामने सत्यजीत रे आते हैं, हमारे सामने वासु भट्टाचार्य और ऋत्विक घटक आते हैं, जिनकी फिल्में जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। उससे हम आगे बढ़ जाते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत लोग वी शांताराम मिलते हैं, गुरुदत्त मिलते हैं। और आगे बढ़ें तो बहुत से नाम है, गोविंद ईरानी हैं, गुलजार हैं जी, और मुखर्जी हैं। तो ये सारी विधाएं जब एक साथ मिलकर आगे आती हैं तो एक नए संसार में जीवन की शुरुआत करती है, मुझे ऐसा लगता है जी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो जाता है कि
ये सब चीज़ें हमें कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने व्यक्तित्व बनाने के लिए तो हैं, लेकिन ये सबके हित के लिए भी है। हाँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तीनों ही विधाएं मुझे प्रिय इसलिए हो सकती हैं क्योंकि वो जीवन से बहुत नज़दीक हैं और हमें जीवन के बहुत अच्छे रास्ते देते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर अतुल शर्मा ने कि ये तीनों ही जो विधाएं हैं ये जीवन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रश्न और है सर मेरे अपने स्तर पर कि जो पहले की पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी से संवेदनाओं के स्तर पर किस प्रकार से भिन्न है? आप किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? जापान का एक बहुत बड़ा फिल्म निर्देशक हुए हैं कुरोसावा जी उनकी 10-10 मिनट की जी कुछ फिल्में थी जी जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जी में जी जी क्या दरारें आ रही हैं उसको हम कैसे भर रहे हैं। और जो हमारी पुरानी पीढ़ी जिसे हम कहते हैं उनके पास एक चीज़ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाई थी और वो था विज्ञान। मनोविज्ञान तो उनके पास था, उनके पास योग भी है, उनके पास सब कुछ है, अध्यात्म है उनके पास। विज्ञान के जो बहुत तेज़ी से प्रभाव हुआ और प्रयोग हुए उसके बाद वो आविष्कारों में बदल गए, तो एक बहुत बड़ा संसार नई पीढ़ी के पास आ गया। अब उसके बीच में संवेदनात्मक स्तर क्या हो, वो पहले भी था और आज की पीढ़ी में भी है, लेकिन आज की पीढ़ी के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे वो कहीं सुलझाव की तरफ जाता है और कहीं वो सुलझाव की तरफ नहीं जा पाता है। तो उन तकनीकों में संवेदनात्मक स्तर जो है, क्योंकि मशीन के पास संवेदना नहीं होती, उसके लिए भी मनुष्य की ज़रूरत होती है और मनुष्य के पास संवेदना ही होती है। तो मशीनों के युग में, विज्ञान के युग में, तकनीक के युग में संवेदनाएं भी आगे चलती रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और संवेदनाओं के स्तर निश्चित रूप से भिन्न हुए हैं। अभी पिछले दिनों दूरदर्शन में जो हम लोगों का एक इंटरव्यू आया, उसमें रंजना ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि संवेदनात्मक स्तर तो अपना व्यक्तिगत होता है। जी 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 बिल्कुल। और उस व्यक्तिगत संवेदनात्मक स्तर पर हम लोग कितना सृजन के साथ जुड़ सकते हैं, हाँ। ये प्रमुख हो जाता है जी। अब मैं इससे कुछ भिन्न बात अगर कहूँ, नदी की क्या तकनीक है, जंगल की क्या तकनीक है, पहाड़ की क्या तकनीक है, समुद्र की क्या तकनीक है, इसकी तकनीक है प्रकृति। प्रकृति हमें संवेदनशील होना सिखाती है और हम लोग प्रकृति से हमेशा कुछ अलग व्यवहार करने लगते हैं। हम नदी को रोक के बांध बना सकते हैं, हम पहाड़ को तोड़कर सड़कें बना सकते हैं, हम जंगल को समाप्त करके हवा, पानी और मिट्टी को तबाह कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो संवेदनशीलता हमें सिखाई वो प्रकृति ने सिखाई। और मनुष्य ने जब भी प्रकृति के साथ चलने की बात सोची तो उसे हमेशा विपरीत परिस्थितियों में जाना पड़ा, लेकिन रास्ता वही रहा। आज भी जब हम पहाड़ में कहीं पैदल जाकर अपने गांव तक पहुंचते हैं, उसका सुख जो है अलग होता है, क्योंकि हमें पूरे जंगल का मनोविज्ञान हमारे साथ चलता है, पूरे पहाड़ का मनोविज्ञान साथ चलता है, पूरा मौसम हमारे साथ चलता है। उस मौसम को जब हम आत्मसात कर लेते हैं तो कार से घर के आगे पहुंच जाने से वो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है। और वही फिर साहित्य में उस स्तर पे आता है जिस स्तर पे हम महसूस करते हैं। आपने एक बहुत बढ़िया बात एक बार मुझे कही थी, उसको शेयर करना चाहता हूँ। टिहरी बांध बन गया जी, उसके ऊपर आपका गांव है जी, आप वहाँ जाते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। आपने बताया कि 2 दादी हैं, एक इस कोने में है, एक उस कोने में है, बस वो
अपने से ही बात करते रहे। हाँ हाँ हाँ, ये कितनी बड़ी त्रासदी की बात है। बिल्कुल। उस पर मेरे ख्याल से आपको याद हो तो मैंने कविता भी लिखी। हाँ जी जी। तो अब उस संवेदना तक पहुंचने की जरूरत है विवेक भाई। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत विश्वास है विवेक डोभाल पे, या विवेक डोभाल कितने ही विवेक डोभाल से, बिल्कुल कि वो आने वाले समय को बहुत बेहतरीन समय बनाने के लिए अपने आप को आगे लाएंगे, और वो आगे खड़े हैं अपनी अपनी सुलझी हुई सोच के साथ। उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा भाई, वो है विनम्रता। आप जितना साधारण हो सकेंगे उतने ही आप अपने साथ न्याय कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साधारण होना सबसे कठिन है, हाँ जी और विनम्र होना तो उससे भी कठिन है। जी विनम्रता का मतलब कायरता नहीं हो गई। विनम्रता का मतलब जी। आप इंसान को इंसान की तरह बात करें, और ये उम्मीद करेंगे दूसरा आदमी भी आपसे इंसान जी की तरह बात बिल्कुल करे। बिल्कुल, बहुत सही जी। बात है। और बहुत अच्छा जवाब इस पर डॉक्टर अतुल शर्मा सर से मिला है हमें। और बहुत बड़ी बात कही सर ने कि जब हम लोग गांव जाते हैं, इस समय जैसे हवा, पानी और मिट्टी, इन सब चीज़ों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जब हम अपने गांव जाते हैं और पैदल रास्ते से जाते हैं तो उस समय पूरा वन, पूरा जंगल हमारे साथ होता है, हवा हमारे साथ होती है, मिट्टी हमारे साथ में होती है, उसका एक अलग अनुभव है। और डॉक्टर अतुल शर्मा जन्म से लेकर के और वर्तमान समय तक भी उत्तराखंड की नस नस से जुड़े रहे, उत्तराखंड की मिट्टी से जुड़े रहे। आज के इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद आपका कि आपने सवाल किए और एक कुछ अच्छी बहुत बातें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।